इसमें सबसे पहले जानते हैं कि फायर होज यानी कि होता क्या है। तो फायर होज यानी कि ये एक हाई प्रेशर होज होता है जो वाटर को कैरी करता है या फिर अदर जो फायर रिटार्डेंट यानी कि फोम जो होता है उसको कैरी करता है या फिर वाटर को कैरी करता है आग के ऊपर उसको बुझाने के लिए। या फिर इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि होजेस जो है वो एक फ्लेक्सिबल पाइप होता है जिसका इस्तेमाल वाटर को कन्वे करने के लिए होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह उस पानी को कन्वे कर सकते हैं। और ये जो फायर होज होता है ये अटैच होता है आइदर फायर इंजन हो, फायर हाइड्रेंट हो या फिर पोर्टेबल जो फायर पंप होता है उसके साथ ये अटैच होता है। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर को कैरी करना हाइड्रेंट से लेके पंप तक, या फिर वाटर को कैरी करना इस फायर होज के जरिए फायर टेंडर से लेकर जहां पर आग लगी है वहां तक। चलिए अब जानते हैं कि फायर होज के टाइप्स क्या है। तो फायर होज के मेनली जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है वो है सक्शन होज और दूसरा आता है डिलीवरी होज। तो सक्शन होज के भी यहाँ पर दो टाइप होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है पार्शियली इम्बेडेड सक्शन होज और दूसरा टाइप आता है फुल्ली इम्बेडेड सक्शन होज, जिसे स्मूथ बोर भी कहा जाता है। और वैसे ही डिलीवर होज के भी तीन टाइप होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है परकोलेटिंग होज, फिर उसके बाद है नॉन परकोलेटिंग होज और थर्ड है होज रील होज। तो इस प्रकार जो है फायर होज के टाइप्स होते हैं। दोस्तों एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि फायर होज के आप अगर कहीं पर वेबसाइट में जाओगे या फिर कहीं यूट्यूब पर जाओगे तो वहाँ पर आपको इसके तीन टाइप्स मिलेंगे, जो है सक्शन होज, डिलीवरी होज और तीसरा जो टाइप है वो है होज रील होज। लेकिन मैंने यहाँ पर डिलीवरी होज में ही होज रील होज को यहाँ पर रखा है, क्योंकि होज रील होज जो है वो डिलीवरी होज का ही काम करता है। यानी कि सक्शन होज में क्या होता है कि वो पानी को वहां पर सक करता है जहां पर उसका पंप लगा हुआ है, और डिलीवरी होज में क्या होता है कि पानी को जो है वो जहां पर आग लगी है वहां पर उसको बुझाने के लिए वो पानी को पास आउट करता है। तो होज रील होज जो है वो डिलीवरी होज का ही काम करता है, क्योंकि वो पानी को वहां पर डिलीवर करता है। इसलिए होज रील होज को डिलीवरी होज में कैटेगराइज किया गया है। तो इसलिए आपको यहाँ पर होज रील होज के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है कि वो फायर होज का तीसरा टाइप है या नहीं है, या फिर वो डिलीवरी होज में ही क्यों आता है। चलिए अब हम इस टाइप ऑफ होज को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो अब जानते हैं कि सक्शन होज यानी कि होता क्या है। तो सक्शन होज में क्या होता है कि जो पंप है, पंप का जो सक्शन साइड है वहां पर ये कनेक्ट होता है, यानी कि पंप का जो इनलेट है वहां पर ये कनेक्ट होता है जहां पर वाटर जो है वो उसमें पासिंग थ्रू होता है। और ये जो सक्शन होज है ये सब्जेक्टेड होता है आइदर उसका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। और सक्शन होज के भी यहाँ पर दो टाइप है, जो है पार्शियली इम्बेडेड सक्शन होज और दूसरा है फुल्ली इम्बेडेड सक्शन होज। तो अब हम जानते हैं कि पार्शियली इम्बेडेड जो सक्शन होज होता है यानी कि क्या होता है। तो पार्शियली इम्बेडेड जो सक्शन होज है उसे खास तौर से बनाया जाता है टफ जो रबर लाइनिंग है उसके जरिए, और वो इम्बेडेड होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर से। तो ये जो पार्शियली इम्बेडिंग यहाँ पर होती है उसे खास तौर से इस प्रकार अरेंज किया जाता है ताकि उसके अंदर से जो वाटर वे है वो अच्छे से वहां पर हो सके। और इस होज की जो वॉल होती है वो प्रिपेयर की जाती है सेवरल जो कैनवास के लेयर हो या फिर रबर लाइनिंग से ये वॉल जो है वो प्रिपेयर की जाती है। इस टाइप के होजेस में मेटल वायर जो है वो फुल्ली इम्बेड नहीं होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि फुल्ली इम्बेडेड सक्शन होज यानी कि क्या होता है। तो फुल्ली इम्बेडेड जो सक्शन होज है उसमें इंटरनल जो रबर लाइनिंग है वो काफी पतली होती है और इसको इम्बेडेड किया जाता है स्पाइरल ऑफ वायर से। और इस सक्शन होज को इस प्रकार कंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसका जो प्रेशर रहेगा वो 10.5 बार जो है वो वहां पर विथस्टैंड हो सकता है। इस टाइप के होजेस में मेटल वायर जो है वो फुल्ली इम्बेडेड किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो सक्शन होज है वो काफी स्ट्रांग होता है। चलिए अब जानते हैं कि डिलीवरी होज यानी कि क्या होता है। तो डिलीवरी होज जो है वो पंप का जो आउटसाइड होता है, यानी कि पंप का जो डिलीवरी साइड है वहां पर इसको लगाया जाता है, जिसमें वाटर जो है वो इससे पासिंग थ्रू होता है और इसका जो प्रेशर है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उससे ज्यादा होता है। डिलीवरी होज को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसका सबसे पहला है परकोलेटिंग होज, दूसरा है नॉन परकोलेटिंग होज और थर्ड है होज रील होज।
तो अब ये पर्कुलेटिंग होज यानी कि क्या होता है? तो पर्कुलेटिंग होज का मेनली जो इस्तेमाल है वो फॉरेस्ट की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। यानी कि फॉरेस्ट की जो फायर है उसके साथ फाइट करने के लिए इस पर्कुलेटिंग होज का इस्तेमाल किया जाता है। इस होज का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर का जो वाटर है वो सीपेज के जरिए बाहर आने लगता है। तो ये जो सीपेज ऑफ वाटर इसमें से होते रहता है, इसकी वजह से होज को डैमेज होने से ये बचाता है। जैसे कि जमीन जो है वो हॉट ग्राउंड हो और इसमें से अगर वाटर सीपेज होते रहता है तो इस होज को ये डैमेज होने से बचाता है। अब जानते हैं नॉन पर्कुलेटिंग होज के बारे में। तो फायर सर्विसेज में क्या होता है कि नॉन पर्कुलेटिंग जो होसेस है उसका खास तौर से पानी को डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉन पर्कुलेटिंग होज में कंसिस्ट किया जाता है रेनफोर्स जैकेट का, जिसको बनाया जाता है पॉलिस्टर या फिर नायलॉन यार्न से। इस टाइप के होज में वल्कनाइज जो रबर है उसका इनर लाइनिंग होता है, जिनको रेनफोर्स जो जैकेट है उसके ऊपर फिक्स किया जाता है। नॉन पर्कुलेटिंग जो होज है वो सर्टन एप्लीकेशंस में रिकमेंड किया जाता है, जैसा कि इसका फ्रिक्शन लॉसेस जो है वो बहुत ही कम रहेगा एज कम्पेयर टू पर्कुलेटिंग होसेस। अब जानते हैं होज रील होज के बारे में। तो होज रील जो है उसमें सिलिंड्रिकल स्पाइंडल होता है, जो बनाया जाता है आइदर मेटल हो, फाइबर ग्लास हो, प्लास्टिक हो उससे, और इसका जो यूज है वो होज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। होज रील को जो है वो परमानेंट लोकेशन के ऊपर हम फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि वॉल माउंटेड होज रील। अल्टरनेटिवली इसको हम पोर्टेबल भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसको हम अटैच कर सकते हैं ट्रक के साथ में, वैगन हो या फिर कार्ट के साथ में, यानी कि छोटी गाड़ी के साथ में। चलिए अब जानते हैं कि सक्शन होज, डिलीवरी होज और होज रील होज के क्या लेंथ है और डायमेंशन क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं सक्शन होज के बारे में। तो सक्शन होज की जो लेंथ है वो 2.5 मीटर टू 3 मीटर होती है अकॉर्डिंग टू स्टोरेज स्पेस, और इसका जो डायमेंशन है वो आता है 75 mm, 100 mm, 120 mm और 140 mm। अब जानते हैं डिलीवरी होज के बारे में। तो डिलीवरी होज की जो लेंथ है वो आती है 15 मीटर, 22.5 मीटर, 30 मीटर, और इसका जो डायमेंशन है वो आता है 38 mm, 63 mm और 70 mm। अब जानते हैं होज रील होज के बारे में। तो होज रील होज जो है उसकी लेंथ होती है 30 मीटर से लेकर 60 मीटर तक, और ये डायमेंशन में आता है 19 mm। तो सबसे पहले जानते हैं कि इमरजेंसी सायरन यानी कि होता क्या है। तो सायरन यानी कि एक ऐसा डिवाइस होता है कि जिसकी मदद से एक लाउड नॉइज जो है वो तैयार होता है, यानी कि एक बड़ी सी जो आवाज़ है वो इस डिवाइस से जो है वो निकलती है। सिविल डिफेंस जो सायरन है उसको एक फिक्स लोकेशन पर माउंट किया जाता है, जिसका इस्तेमाल अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है या फिर कोई अटैक होता है तो उसको वार्न करने के लिए किया जाता है। सायरन का जो इस्तेमाल है वो इमरजेंसी जो सर्विस व्हीकल होती है उसमें भी किया जाता है, जैसे कि एम्बुलेंस हो, पुलिस कार हो या फिर फायर ट्रक हो। चलिए अब जानते हैं कि इमरजेंसी सायरन कोड यानी कि क्या होता है। जैसा कि हम अगर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर कोई भी ऑयल एंड गैस की कंस्ट्रक्शन साइट हो या फिर प्रोडक्शन लाइन हो, वहाँ पर काम करते हैं, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे जो वर्कर्स है वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, वहाँ पर इंगेज हो जाते हैं। तो अगर वहाँ पर कोई अगर इमरजेंसी हो जाती है तो उन सभी वर्कर्स को अलर्ट करने के लिए कि वहाँ पर इमरजेंसी हुई है, तो उस इमरजेंसी से बाहर निकलने के लिए उन वर्कर लोगों ने अपनी जो लाइफ है वो सेव करना चाहिए और उन्होंने जो सेफ एरिया है वहाँ तक जाना चाहिए, जैसे कि असेंबली पॉइंट हो। तो उनको अलर्ट करने के लिए कि कोई इमरजेंसी हुई है, उसके लिए यहाँ पर इमरजेंसी सायरन कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सायरन जो है ये काफ़ी यूजफुल होते हैं ताकि जो भी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको इमीडिएटली वहाँ पर अलर्ट किया जा सके। सायरन के भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं, वो रिलेटेड होते हैं कि कौन सी इमरजेंसी आई हुई है। अब चलिए जानते हैं कि इमरजेंसी सायरन कोड जो है वो एज पर फैक्ट्री एक्ट और OSD जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक वो कितना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एज पर फैक्ट्री एक्ट ये जो इमरजेंसी सायरन कोड होता है ये क्या होता है और कैसा होता है। तो इमरजेंसी सायरन कोड में एक अलग अलग इमरजेंसी आती है, जैसे कि साइड पर फायर लगी है यानी कि आग लगी है, तो वहाँ पर उन सभी वर्कर को अलर्ट करने के लिए हमें फायर अलार्म जो है वो रेज करना होता है।
फिर उसके बाद दूसरी इमरजेंसी आती है, वो ये है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो और वहाँ पर अगर कोई टॉक्सिक गैस जो है वो अगर रिलीज हो जाती है, तो हमें उस केस में सभी वर्कर को ये अलर्ट करना होता है कि वहाँ पर टॉक्सिक गैस जो है वो रिलीज हुई है। तो उसका भी हमें सायरन जो है उस इमरजेंसी में इस्तेमाल करना होता है। फिर उसके बाद है इमरजेंसी डिक्लेरेशन सायरन। तो इमरजेंसी हमें वहाँ पर अगर डिक्लेयर करना है तो उसका भी एक सायरन आता है। और फिर उसके बाद है कि जो भी इमरजेंसी हुई है उन सभी को ऑल क्लियर करना है, तो उसके लिए भी एक सायरन आता है। तो इस तरीके से एज पर फैक्ट्री एक्ट ये जो चारों इमरजेंसी हमने यहाँ पर देखी है, इसका सायरन कोड क्या है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फायर अलार्म सायरन के बारे में। तो जहां पर भी आग लगी है तो वहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि 5 सेकंड के लिए हमें उस सायरन को जो है वो ऑन करना है, और 5 सेकंड के लिए ये जो सायरन है इसको ऑफ करना है, और ऐसा हमें 5 टाइम्स तक करना है। अब जानते हैं टॉक्सिक रिलीज सायरन के बारे में, यानी कि जहां पर भी टॉक्सिक गैस रिलीज हुई है तो उस इमरजेंसी को अलर्ट करने के लिए हमें ये जो सायरन होता है उसको 5 सेकंड के लिए ऑन करना है और 5 सेकंड के लिए ऑफ करना है, और ऐसा हमें 3 टाइम्स करना है। अब जानते हैं इमरजेंसी डिक्लेरेशन सायरन के बारे में। तो यहाँ पर हमें 30 सेकंड के लिए उस सायरन को ऑन करना है और 5 सेकंड के लिए उस सायरन को हमें ऑफ करना है, और ऐसा हमें 2 टाइम्स करना है। चलिए अब जानते हैं ऑल क्लियर सायरन के बारे में। तो इस सायरन को हमें 30 सेकंड तक जो है वो कंटिन्यू ऑन करना है, और ऐसा हमें खाली एक ही टाइम करना है। तो ये जो इमरजेंसी सायरन कोड हमने यहाँ पर देखे हैं ये एज पर फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक देखे हैं। चलिए अब जानते हैं कि एज पर ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट यानी कि जो OISD स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इमरजेंसी सायरन कोड क्या है। तो इस स्टैंडर्ड में अलग अलग जो इमरजेंसी सायरन कोड है उसके बारे में बताया गया है, जैसा कि फायर के बारे में बताया है, फिर उसके बाद है डिजास्टर के बारे में बताया है, फिर उसके बाद ऑल क्लियर के बारे में बताया गया है, और फिर उसके बाद जो हम सायरन को टेस्ट करते हैं उस टेस्ट सायरन के बारे में भी बताया गया है। तो ऐसे यहाँ पर इमरजेंसी सायरन कोड के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं फायर के बारे में। तो इन केस अगर फायर हो जाती है तो वहाँ पर जो सायरन बजेगा वो जो रोने वाली जो आवाज़ होती है वो 2 मिनट तक ऐसा सायरन बजेगा, यानी कि 2 मिनट तक जो रोने वाली आवाज़ होती है ऐसा सायरन जो है वो आपको सुनाई देगा, यानी कि आपको समझ जाना है कि वहाँ पर फायर की इमरजेंसी हुई है। फिर उसके बाद जानते हैं डिजास्टर इमरजेंसी कोड के बारे में। तो यहाँ पर जो सायरन बजेगा वो भी रोने वाली जो आवाज़ है वो 2 मिनट तक आएगी, लेकिन इसको रिपीटेड करना है 3 टाइम्स तक, और वहाँ पर आपको 10 सेकंड का गैप देना है। तो ऐसा जो इमरजेंसी सायरन कोड आपको सुनाई देगा तो आपको समझ जाना है कि ये डिजास्टर का इमरजेंसी सायरन कोड है। चलिए अब जानते हैं ऑल क्लियर के बारे में। तो यहाँ पर जो सायरन बजेगा वो 2 मिनट तक बजेगा, लेकिन वो जो साउंड रहेगा सायरन का वो कंटिन्यू स्ट्रेट रन में रहेगा, यानी कि कंटिन्यू चालू कंडीशन में वो आपको सुनाई देगा। और फिर उसके बाद आता है टेस्ट सायरन के बारे में, यानी कि सायरन को टेस्ट करने का जो इमरजेंसी कोड है वो ऐसा रहेगा कि वहाँ पर भी 2 मिनट तक जो है वो आपको सायरन का जो आवाज़ है वो सीधा आपको सुनाई देगा, यानी कि आपको समझ जाना है कि यहाँ पर सायरन की जो है वो टेस्टिंग हो रही है। अब हमने यहाँ पर एज पर फैक्ट्री एक्ट और OISD जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इमरजेंसी सायरन कोड क्या है वो जाना है, लेकिन जब हम साइट पर काम करते हैं तो वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स की इमरजेंसी होती है उसके मुताबिक वो जो है वो अलार्म जो है आप रेज कर सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि फैक्ट्री में जब भी आप काम करते हो तो वहाँ पर अलग टाइप के जो है वो सायरन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सायरन क्या है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बजर के बारे में। आपने ये जो नाम है ये तो सुना ही होगा, क्योंकि फैक्ट्री में ज़्यादातर अगर जब भी इमरजेंसी आती है तो बजर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फिर उसके बाद दूसरा सायरन है वो है हुटर, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। तो हुटर का भी जो है वो ज़्यादातर फैक्ट्री में एज अ सायरन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद थर्ड जो सायरन आता है वो है हैंड ऑपरेटेड सायरन, और ये जो सायरन है ये आपने ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनी में देखा ही होगा, क्योंकि इसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सकते हो, और इसको आप इजीली अपने हाथों से ऑपरेट कर सकते हो ताकि वो जो अलार्म है जो सायरन है वो इजीली रेज हो सके। फिर उसके बाद का सायरन है वो है रिवॉल्विंग लाइट विद सायरन। तो
तो यहाँ पर जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि एक सायरन है और उसके ऊपर जो है दो रिवॉल्विंग लाइट जो है वो लगे हुए हैं। जैसे ही सायरन बजता है वैसे ही ये जो रिवॉल्विंग लाइट है ये घूमने लगता है, यानी कि आप अलर्ट हो जाते हो कि यहाँ पर जो है इमरजेंसी हुई है। फिर उसके बाद का सायरन आता है वो है इलेक्ट्रिक मोटर सायरन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो इस टाइप के भी सायरन को ज़्यादातर कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक सायरन, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सायरन है ये ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ पर या फिर जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इमरजेंसी के वक्त जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको इमीडिएटली वहाँ पर अलर्ट किया जा सके। और फिर उसके बाद का सायरन है ऑटोमेटिक टाइमर बेस्ड फैक्ट्री सायरन। और इस सायरन का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो प्रोडक्शन लाइन में किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के सायरन्स होते हैं जो फैक्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फायर इंटरव्यू के बारे में, जिसमें हमने जाना कि जब भी आप फायर के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपको फायर फाइटिंग सिस्टम के रिलेटेड कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।